नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का यूपीएससी अखाड़ा चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जो टेस्ट सीरीज हम यूपीएससी अखाड़ा के द्वारा जो लॉन्च करी गई है, उसी सीरीज को जो आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो है गवर्नमेंट अकाउंट के जो चैप्टर हैं वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 1 to 8। आप जाके उनको देख सकते हैं, कंप्लीटेड है वो। और ये जो है करंट अफेयर की जो है जनरल नॉलेज, जो सेकंड पेपर है जनरल नॉलेज का, इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस का, तो उसको लेके है दोस्तों। और ये वैकेंसीज ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइज की गई थी। इसका कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो जो एस्पिरेंट अभी इसी एनुमरेशन में है, अभी ये जो गणना कर रहे हैं कि अभी नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, पीजीटी का पहले आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का पहले आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली जो है मतलब बहुत जल्द ही, अगर मैं पर्सनल एजम्पशन से बताऊं तो लगभग अगले 15-20 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन डेफिनेटली जो है आ जाएगा। और उसके बाद जो एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो देखिए, ये ट्रेजरी ऑफिसर और एटीओ के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसकी लेवल वगैरह, इनकी जो है पे ग्रेड में मेंशन कर चुका हूँ 5400 का। और ये है 4600 का पे ग्रेड। ये काफी अच्छा स्केल है। देखिए, आप इन सभी चीजों को देख चुके होंगे कि कितना पे स्केल है, क्या क्या जो इनको बेनिफिट मिलते हैं, क्या पर्क्स मिलते हैं। अब जो चीजें देखने की है या जो चीजें करने की है, वो है आपका जो है एफर्ट्स, जो है आपकी जो हार्ड वर्किंग है, वो स्टडी करने का जो अब ये है टाइम है। तो अब इन चीजों को थोड़ा सा हटके आगे अपने स्टडी पे फोकस कीजिएगा। इसी सीरीज को लेके जो मतलब आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज का जो ये चैप्टर रहेगा, आज का जो ये लेक्चर रहेगा, सॉरी, ये रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में, ये आप देख रहे हैं प्रोसेशन जो है निकल रहा है। ये जो मार्चिंग हो रही है, ये है मदुरई की। और ये जो है मुस्लिम कम्युनिटीज के जो कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये जो है प्रोसेशन निकाला जा रहा है कि और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इम्प्लीमेंट करने की बातें चल रही हैं। तो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड किया है अगेन टू सोलिसिट, मांगेगा व्यूज ऑफ द पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के चलते जो है जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसने क्या किया है कि फिर से जो है सीख किया है व्यूज ऑफ पब्लिक के व्यू को दोबारा मांगा है। ठीक है। तो देखिएगा, ये है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अभी प्रेजेंट में है। ऑन वेंसडे साउट किया है, फ्रेश सजेशंस मांगी है फ्रॉम द वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग द पब्लिक एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इससे पहले भी सजेशंस मांगी गई थी। 21st लॉ कमीशन जो था, उसके द्वारा जो है कंसल्टेशन पेपर जारी किया गया था। तो यूनिफॉर्म उस पे भी जो है सजेशंस मांगी गई थी। अब जो 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि वो जो कंसल्टेशन पेपर था, उसको 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो अब एक जो है फ्रेश जो है जो व्यूज का है, जो फ्रेश जो कंडक्ट करना चाहिए इंक्वायरी की, भाई जो है देश की जनता का है ना, तो इसके बारे में क्या सोचती है। तो देखिए, सभी जो कोई भी, अगर जो कोई भी इंटरेस्टेड है, विलिंग है टू मे प्रेजेंट कर सकता है अपने व्यूज को विद इन 30 डेज के अंदर। ये नोटिस थ्रो जब से नोटिस हो उसके 30 दिन के अंदर में ये मेल रहेगी मेंबर सेक्रेटरी एल LCI लॉ कमीशन ऑफ इंडिया @gov.in टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया में। ठीक है। सिंस द कंसल्टेशन पेपर इज नाउ मोर देन, देखिए 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है। और जो प्रेजेंट के जो लॉ कमीशन है, जो इसको हेड किया जा रहा है, कि कर्नाटका हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी है, हैज डिसाइडेड किया टू इनवाइट करेंगे व्यूज एंड सजेशंस ऑफ द स्टेक होल्डर अप्राइज। फिर से जो ऋतुराज अवस्थी है, ये जो 22वां लॉ कमीशन है, इसके जो है चेयरपर्सन है। ठीक है। देखिए, जो कल्चरल डाइवर्सिटी, ये जो है, ये क्या था कि जो लॉ कमीशन 21st जो लॉ कमीशन था, उसका क्या कहना था कि ये जो उसने रिपोर्ट में अपने मेंशन किया। देखिए, लॉ कमीशन जो है टिल नाउ 277 रिपोर्ट्स जो है ये प्रिपेयर कर चुका है। ठीक है, इतनी रिपोर्ट्स। तो टू मेंशन किया उसने कि अगस्त 2018 के अंदर में जो 21st लॉ कमीशन था, लेड बाय द फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस BS चौहान के द्वारा इसको जो है लेड किया गया था। और हेड सेड, इसने क्या कहा था कि यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इज नाइदर नेसेसरी नोर डिजायरेबल एट दिस स्टेज इन द कंट्री। तो इन्होंने मना कर दिया था कि यूसीसी जो है अभी जो है नेसेसरी नहीं है कंट्री के लिए। 100 जो 185 पेजेस के जो कंसल्टेशन पेपर, जो जिस कंसल्टेशन पेपर को फिर से ये बोला गया है कि ये 3 साल से पुराना हो चुका है, नए अफ्रेश जो है व्यूज जो है, ओपिनियंस जो है पब्लिक के, वो मांगे जाए ऑन द
सब्जेक्ट, द कमीशन हैड एम्फेसाइज्ड किया है दैट द सेकुलरिज्म जो है कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द प्लूरलिटी प्रीवेलेंट इन द कंट्री। तो जो 21वां जो लॉ कमीशन था उसने ये कहा था कि जो सेकुलरिज्म है दे कुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट, वो जो देश के अंदर जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो है, तो उस डाइवर्सिटी को जो है कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता सेकुलरिज्म। तो कल्चरल डाइवर्सिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, कि देश के अंदर जो विविधता है ना, जो डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता इस हद तक दैट अवर आर, जो हम आर यानी जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम फॉर्म करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी लेके आना चाह रहे हैं, इटसेल्फ बिकम, ताकि मतलब हम उस हद तक इसको मोल्ड या डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कल्चरल डाइवर्सिटी को, कि ये अपने आप में ही जो है इंटरनल इंटीग्रिटी को जो है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को जो है ये थ्रेट बन जाए। ठीक है, तो ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी को लेके बात कही गई थी, ये कही गई थी 21st लॉ कमीशन के द्वारा। ठीक है, अब ये जो 22nd लॉ पैनल जो है वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 साल के लिए, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 21 फरवरी 2020 को, एंड इसके जो चेयरपर्सन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, और अज्यूम्ड के ऑफिस 9 नवंबर 2022, 9 नवंबर 2022, और नाउ द टर्म है 2024 तक इसकी टर्म को जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, और जो ये जो है 22nd जो लॉ कमीशन है, देखिए लॉ कमीशन के क्या है, ये इसके बारे में हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, 22nd लॉ कमीशन ऑफ जो है इंडिया है, या जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या चीज है। तो देखिए लॉ कमीशन के बारे में देख लेते हैं क्या है। लॉ कमीशन ऑफ द इंडिया जो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम पे इसको जो है क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके जो फंक्शंस एंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एन एडवाइजरी बॉडी की तरह ये काम करती है, जो अपनी रिपोर्ट किसको, एडवाइजरी नेचर की इसकी रिपोर्ट होती है, और जो इसका फंक्शंस है वो किसके अंडर में रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। जो पहला लॉ कमीशन था वाज एस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इरा में इन 1834, 1834 में, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के तहत एस्टेब्लिश किया गया। इसको चेयर्ड किया गया था लॉर्ड मैकोले के द्वारा, और 1955 इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट लॉ कमीशन। देखिए जो ये जो हम बता रहे हैं ना कि 22nd जो है लॉ कमीशन, ये जो है इस सीरीज में रहेगा फ्रॉम इंडिपेंडेंट, ये फ्रॉम इंडिपेंडेंट, ये याद रखिए सीरीज। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है लॉ कमीशन के, टू कैरी आउट करना रिसर्च इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड मेक्स करना रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट को इन दी फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। तो ये रिपोर्ट्स कितनी है, 277 रिपोर्ट जो है ये प्रेजेंट कर चुका है एज पर इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस। देखिए ये एक्चुअली करता क्या है, जो मिनिस्ट्री होती है, मतलब इनको जो है रिकमेंड करती है कि आप इस फील्ड के अंदर रिसर्च कीजिएगा लॉ के अंदर। तो कोई मिनिस्ट्री भी रिकमेंड कर सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, और शुओ मोटो कॉग्निजेंस जो अपने आप भी जो है ये रिसर्च कर सकते हैं, अपने आप से भी लॉ कमीशन है किसी भी फील्ड में अगर करना चाहे तो ये अपने आप से भी कर सकते हैं। और कमीशंस की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होती है गवर्नमेंट पे। ठीक है, और कंपोजिशन देखिएगा लॉ कमीशन में क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम हैविंग ए फुल टाइम चेयरपर्सन होते हैं, कमीशन विल हैव 4 फुल टाइम मेंबर, जिसके अंदर होता है मेंबर सेक्रेटरी इंक्लूडिंग। ठीक है, और लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी जो होते हैं इन द लॉ मिनिस्ट्री विल बी द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द कमीशन। देखिए एक्स ऑफिशियो क्या होता है कि जो एक पोजीशन मिल जाती है तो उसके साथ में जो दूसरी पोजीशन अटैच होती है दैट इज एक्स ऑफिशियो, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अलग से पोजीशन नहीं होती, जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ऑटोमेटिकली जो है जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है। तो यही जो है इसमें लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी या जो लॉ सेक्रेटरी होते हैं दे आर एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ कमीशन होते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के। और देखिए इट विल आल्सो हैव नॉट मोर देन 5 जो है पार्ट टाइम मेंबर, 5 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर इसमें नहीं होंगे। देखिए रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है या चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट जो होता है विल जो है दे विल हेड करेंगे कमीशन को। जो अभी कौन है, ये ऋतुराज अवस्थी, ये ऋतुराज ये है कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रिटायर्ड। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन पढ़ा। तो द लॉ कमीशन जो है इन इट्स, देखिए कुछ एक जो इंपॉर्टेंट ये है रिपोर्ट्स जो दी है, देखिए जो मैंने बताया कि अभी तक 277 रिपोर्ट्स जो है ऑलरेडी सबमिटेड है, तो इसमें से कुछ एक रिपोर्ट्स जो बहुत ही वाइटल है, तो किस चीज को लेके देखिए लॉ कमीशन इन इट्स रिपोर्ट 260
262 देखिए, 262वीं जो रिपोर्ट थी, रिकमेंडेड किया था अबोलिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी। ने कहा था कि डेथ पेनल्टी को अबोलिश कर दिया जाए सभी क्राइम के लिए, सिवाय किसके, टेररिज्म रिलेटेड ऑफेंसेस एंड द वेजिंग द वार अगेंस्ट द स्टेट। उन सभी, मतलब डेथ पेनल्टी को खत्म कर दिया जाए किन क्राइम्स को छोड़ के, जो टेररिज्म से रिलेटेड है या फिर जो रिलेटेड है ऑफेंसेस हैं, एंड द वेजिंग द वार, यानी युद्ध छेड़ देना अगेंस्ट द स्टेट के खिलाफ ही। तो इट्स रिपोर्ट ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर आई थी 1999 में, हेड सजेस्टेड किया था साइमल्टेनियस लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन होना चाहिए टू इंप्रूव द गवर्नेंस एंड स्टेबिलिटी। देखिए, ये जो बात एक राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो बात है मोदी गवर्नमेंट जो लेके आ रही है, या जो अभी जिस बात को लेके बहुत ही ज्यादा प्रोपागेशन किया गया कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, ताकि सरकार का जो है पूरा एम्फेसिस जो है, ध्यान जो है, फोकस हो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हो, ना कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट जो है इलेक्शंस के अंदर इंडल्ज रहे। तो ये जो ऑलरेडी बात जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही कही है कि भाई एक राष्ट्र एक चुनाव का जो है होना चाहिए। और द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 में जो अभी हाल ही में पास हुआ था, तो विच रिप्लेस करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रिजनर्स एक्ट 1920 वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय द, ये भी प्रपोज किया गया था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये कुछ एक जो है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो है, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है, ठीक है, आप इनको याद रख सकते हैं। आगे चलिएगा। देखिए, जो ये हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है यूसीसी के बारे में जो है लोगों की व्यू जानना चाहा, तो ये यूसीसी दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और तो यूनिफॉर्म सिविल कोड रिजोनेट करता है, ये रिलेटेड किससे है, विद द वन कंट्री वन रूल। इसका मतलब है कि वन कंट्री वन रूल टू बी अप्लाइड होना चाहिए टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटी, सभी धर्म की जो सभी जो धर्म है उनके ऊपर जो है ये लागू होना चाहिए एक रूल, ठीक है। और क्योंकि सेकुलरिज्म जो है, सेकुलरिज्म का मतलब ये कहते हैं कि भाई जो अलग अलग रिलीजियस जो है रिलीजन न होके, अलग अलग जो है अपने जो रिलीजियस जो रिलीजन उनको यूज न करके, क्या जो है एक वन रूल, वन यहाँ पे बोला गया है कि वन रूल होना चाहिए एक कंट्री के लिए, ठीक है। और द टर्म जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इज एक्सप्लिसिटली क्लियरली मेंशन है किसमें, आर्टिकल 44 के अंदर ये मेंशन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 44 क्या कहता है कि स्टेट सेल एंडीवर करेगा, क्या प्रयास करेगा, टू सिक्योर करने के लिए फॉर द सिटीजंस को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोवाइड करेगा थ्रू आउट द इंडिया। जो कि गोवा एक अकेला ऐसा मतलब स्टेट है पूरे कंट्री के अंदर में जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड जो पोर्तुगीज के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, वो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन में है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है दैट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जितने भी सेक्शन है सोसाइटी के, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, चाहे उनका कुछ भी धर्म क्यों ना हो, दे शैल बी ट्रीटेड इक्वली, उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नेशनल सिविल कोड विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल यूनिफॉर्मली, पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली। देखिए, क्रिमिनल जो है, क्रिमिनल कोड जो है, क्रिमिनल लॉ जो है, वो अपने आप में यूनिफॉर्मली है, ठीक है, यूनिफॉर्मली क्रिमिनल लॉ, ठीक है। ठीक है, आपको ये तो आपको पता ही होगा कि भाई अगर किसी ने डेथ की है तो ये नहीं देखा जाता कि किसी ने मर्डर कर दिया, सॉरी, तो ये नहीं देखा जाता कि वो किस कम्युनिटी का है, किस रिलीजन का है। तो वो क्या पे उसके ऊपर यूनिफॉर्मिटी जो है एक्ट है, लॉ जो है वो अप्लीकेबल होता है, दैट इज क्रिमिनल। तो उसी तरीके से ये कैसा कहा जा रहा है कि भाई जैसे क्रिमिनल लॉ यूनिफॉर्म है, तो उसमें के अंदर यूनिफॉर्मिलिटी है, तो क्या होना चाहिए, सिविल के अंदर भी ऐसा होना चाहिए। तो दे कवर करते हैं एरियाज लाइक, जैसे कि सिविल लॉ के अंदर में क्या क्या आता है कि भाई ये मैरिज से जो रिलेटेड है, डाइवोर्स है, मेंटेनेंस है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है, एंड सक्सेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इट इज बेस्ड ऑन द premise that there is no connection between the religion and the law in the modern civilization। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेके कहा जा रहा है, ये प्रीमाइज के ऊपर बेस है कि भाई मॉडर्न जो है, देखिए मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है रिलीजन और लॉ के बीच में, यानी कि लॉ जो होने मॉडर्न होने चाहिए, लोगों की वेलफेयर के लिए होने चाहिए, ठीक है। और ये कुछ एक जो इंडिपेंडेंस कॉलोनियल इरा के अंदर में कुछ एक रिपोर्ट्स हैं जो मतलब ये बताती है कि किस तरीके से जो है प्रोसीड किया गया, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भी, ठीक है, और किस तरीके से क्रिमिनल कोड को यूनिफॉर्मिलिटी में बदला गया। तो लेक्स लॉ की रिपोर्ट्स है अक्टूबर 1840 की, इट स्ट्रेस करती है द इंपॉर्टेंस एंड द नेसेसिटी ऑफ द यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटिंग टू क्राइम्स, क्राइम्स को लेके जो है, एविडेंस को लेके एंड कॉन्ट्रैक्ट को लेके। बट इट आल्सो रिकमेंड करती है दैट द पर्सनल लॉ
ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम शुड बी केप्ट आउटसाइड द सच कोडिफिकेशन। देखिए लेक्स लोकी का एक लैटिन टर्म के अंदर मीनिंग होता है लॉ ऑफ द पैलेस। दो एक ये रिपोर्ट आई थी लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो 1840 में, इसने कहा था कि कोडिफाई कर दिया ना चाहिए किसको, इंडियन लॉ को, जो रिलेटेड किसे, क्राइम से, क्रिमिनल लॉ को, एविडेंस लॉ को, है ना, और कॉन्ट्रैक्ट लॉ को क्या कर देना चाहिए, इसके अंदर में कोडिफाई करके इसके यूनिफॉर्मिटी लेके आनी चाहिए। और उसने स्पेसिफिक ये बोला कि हिंदू लॉ जो पर्सनल लॉ है हिंदू के और मुस्लिम को, उसको इसकी जो है रीच से बाहर रखना चाहिए। आगे क्वींस प्रोक्लेमेशन 1859 के अंदर जो आया, इट प्रोमिस्ड किया एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस। देखिए जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में ब्रिटिशर ने जो है क्या पावर का जो ट्रांसफर हुआ था ब्रिटिशर को, रॉयल जो है रॉयल फैमिली जो है वहां पार्लियामेंट के पास में, देखिए पार्लियामेंट के पास में जब पावर चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से, तब जो है 1857 में जो है 1857 के अंदर में जो म्यूटनी हुई थी, है ना, जो वार ऑफ फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो था, तो उसमें ब्रिटिशर को ये समझ में आया कि जो है इनके पर्सनल लाइफ के अंदर यानी कि रिलीजन के अंदर ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। तो उसके बाद जब ये क्वीन का प्रोक्लेमेशन आया था 1859 के अंदर में, तो एब्सोल्यूट नॉन इंटरफेरेंस जो है ब्रिटिशर ने रखा रिलीजियस मैटर से। क्रिमिनल लॉ वर कोडिफाइड किए गए एंड बिकेम द कॉमन फॉर द होल कंट्री। देखिए क्रिमिनल लॉ जो लेक्स लॉ की रिपोर्ट ने कहा था कि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए, तो क्रिमिनल लॉ को यूनिफॉर्म किया गया। पर्सनल लॉ कंटिन्यू टू बी गवर्न बाय द सेपरेट कोड, तो पर्सनल लॉ को नहीं छेड़ा गया, उनको अभी भी सेपरेट कोड के तहत उनको ट्रीट किया जाता था। पोस्ट कॉलोनियल देखिए जो है आफ्टर इंडिपेंडेंट, देखिए आजादी के बाद कैसे रहा 1947 से 1985। ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग, जब ड्राफ्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, तो प्रोमिनेंट जो लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर जी, एंड दे पुश्ड फॉर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, हाउएवर दे इंक्लूडेड किया इन यूजीसी को इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट कोड, डीपीएसपी आर्टिकल 44 में इसको मेंशन कर दिया। तो इनकी भी जो है मंशा रही थी कि यूसीसी की एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री, मेनली ड्यू टू द एक्चुअली इन्होंने स्टेट को इसको डीपीएसपी में रखा मेनली ड्यू टू द अपोजिशन फ्रॉम रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट। जो ये आज अब देख रहे हैं जो मदुरई में जो प्रोसेशन हो रहे हैं, है ना, जो ये जुलूस निकल रहे हैं, तो वैसे ही मतलब उस टाइम पे जो है इसको अपोजिशन फेस करना पड़ा था एंड लैक ऑफ द अवेयरनेस था अमंग द मासेस ड्यूरिंग द टाइम, जो कि आज भी है मेरे ख्याल से। उस टाइम भी अवेयरनेस जो की कमी थी मासेस के अंदर, जो आज भी है। तो तब भी ऐसे ही प्रोटेस्ट जो है देखने को मिले थे यूसीसी को लेके, आज भी जो है वैसा का वैसा ही है। तो हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल में जो है मेजरली चार जो है एक्ट आए थे कि, और तो ये द बिल वाज ड्राफ्टेड किया गया बी आर अम्बेडकर में टू रिफॉर्म करेंगे हिंदू लॉज को विच लीगलाइज करता है, डाइवोर्स को लीगलाइज कर दिया, अपोज किया पोलीगैमी को, गेव द राइट टू द इनहेरिटेंस टू द डॉटर्स को, ठीक है। तो हिंदू में अब ये कई कुछ जो है पोस्ट कॉलोनियल इरा में आप देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है, आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर, तो ये कुछ एक रिफॉर्म्स जो किए गए, जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 में, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में। देखिए जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है, ये हिंदू मैरिज एक्ट है, ये हिंदूज के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इन हिंदूज इन एनी फॉर्म, ठीक है। तो ये देखिएगा क्या नाम है, बुद्धिस्ट पे और ये जैन पे, ठीक है, और ये सिख, इन सब के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो हिंदूज इन एनी फॉर्म ये एप्लीकेबल होता है। और नेक्स्ट देखिएगा ये किस तरीके से जो है मतलब ये कुछ एक केस है, किस तरीके से लोगों ने अपने पर्सनल गेन के लिए किस तरीके से जो है अपने एक रिलीजन को छोड़ के दूसरे रिलीजन को अपनाया। तो ये जो सिविल कोड की यूनिफॉर्मिटी क्यों मतलब जरूरी हो जाती है, तो कुछ एक केस आप देखिएगा। शाह बानो केस 1985 में, आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने इस केस के बारे में सुना होगा कि एक 73 ईयर ओल्ड वुमेन है कॉल्ड शाह बानो वाज डाइवोर्स किया गया बाई हर हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने यूजिंग द ट्रिपल तलाक, जिसको तलाक तलाक ये बोल के जो है उसको डाइवोर्स किया गया एंड वाज डिनाइड द मेंटेनेंस, उसको मेंटेनेंस देने से भी मना कर दिया। तो उन्होंने अप्रोच किया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में उनके फेवर में जो है जो रूलिंग आई, और इसके बाद में लेड टू हर उसके हस्बैंड ने अपील लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ही हैड फुलफिल्ड कर चुका ऑल द ऑब्लिगेशन अंडर द इस्लामिक लॉ, जो कि
जो कि शरीयत एक्ट इनका 1937 है, उसके तहत जो भी मतलब जो भी ओब्लिगेशंस उसकी बनती है वो जो उन्होंने फुलफिल कर दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल्ड किया शाहबानो के फेवर में किया 1985 में, अंडर द मेंटेनेंस ऑफ द wives, children and the parents provision section 125 of CRPC। सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्या उसको देखते हुए जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसके फेवर में शाहबानो के फेवर में जो है केस को वर्डिक्ट जो उसका वर्डिक्ट आया था उसके फेवर में आया था शाहबानो के। तो देखिएगा विच अप्लाई टू द ऑल सिटीजन, जो कि ये जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का ये सभी सिटीजन के ऊपर इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो उन सब के ऊपर अप्लीकेबल होता है। फर्दर इट रिकमेंडेड किया जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड बी सेट अप। इसने कहा था कि ये भी रिकमेंड किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको अप्लीकेबल करना चाहिए, यानी कि अप्लाई करना चाहिए पूरे ओवरऑल इंडिया में। अंडर द मुस्लिम पर्सनल लॉ, जो कि मुस्लिम का पर्सनल लॉ है, मेंटेनेंस वाज टू बी पेड किया जाता है ओनली टिल द पीरियड ऑफ द इद्दत। ये इद्दत होता है कि 3 लूनर मंथ्स होते हैं रफली 90 दिन के लिए, ताकि उस दौरान ही जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर ऐसा कहा गया है कि मेंटेनेंस जो है दिया जाएगा। जब उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, जो कि 1985 के अंदर प्रेशर के अंदर पास किया था मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट, MWA, मुस्लिम वुमेन राइट टू प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 में, विच विच मेड द सेक्शन 125, ये जो सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का है उसको क्या कर दिया गया, इनएप्लीकेबल कर दिया टू मुस्लिम वुमेन। ये कि ये बोल दिया गया कि ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा मुस्लिम वुमेन के लिए, ठीक है। अब इसके बाद एक केस आता है कि सरला मुदगल केस 1955 1995 का है। इन दिस केस में द क्वेश्चन वाज वेदर, ये क्वेश्चन उठा कि क्या एक हिंदू हस्बैंड जो है मैरिड, एक्चुअली सरला मुदगल केस जो था कि ये जो है सरला जी जो है कि कल्याणी एक एनजीओ है, उनकी प्रेसिडेंट थी ये, ठीक है। तो ये वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ मतलब यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सरला मुदगल का जो केस था। ये सरला जी जो थी एक एनजीओ की प्रेसिडेंट थी, जो कि कल्याणी नाम से एक एनजीओ था, और ये जो स्ट्रेस्ड वुमेन थी उनकी हेल्प करती। तो इस केस में क्या हुआ कि ये जो एक आई थिंक जितेंद्र माथुर और मीना माथुर, इसमें केस ऐसा रहा कि जितेंद्र माथुर और जो मीना माथुर दो मैरिड जो है कपल थे। तो जितेंद्र माथुर जो है अपना जो है कन्वर्जन कर लेते हैं हिंदू धर्म से, मुस्लिम बन जाते हैं, और उसके बाद सुनीता जो करके है और जिनका नाम फातिमा, फातिमा उनका नाम, उन्होंने जो अपना मुस्लिम में जैसे ही कन्वर्जन हुए जितेंद्र जो है जितेंद्र माथुर, ये माथुर जी, तो फातिमा जो है एक हिंदू लड़की थी, उसने भी अपना जो है रिलीजन है उसने अपना कन्वर्ट कर लिया और वो भी मुस्लिम बन गई। तब बाद में क्या हुआ, जब प्रेशर आया तो फिर से जो है वो हिंदू बन गए, जितेंद्र माथुर जी हिंदू बन गए। उसके बाद क्या हुआ, जो फातिमा थी जो कि हिंदू लड़की थी वो बाद में मुस्लिम बन गई, तो उसको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया। तो एक्चुअली ये केस इससे रिलेटेड है कि भाई इस केस में क्या होगा, द क्वेश्चन वाज वेदर की हिंदू हस्बैंड जो है मैरिड अंडर द हिंदू लॉ, जिसने शादी कर रखी हिंदू लॉ के तहत, बाय एम्ब्रेसिंग द इस्लाम, अगर वो एम्ब्रेस करता है इस्लाम को, कैन सोलेमनाइज कर सकता है सेकंड मैरिज, क्या वो दूसरी शादी को सोलेमनाइज कर सकता है। द कोर्ट हेल्ड किया दैट द हिंदू मैरिज सोलेमनाइज अंडर द हिंदू लॉ कैन ओनली बी डिजोल्ड, उसको डिजोल्व किया जा सकता है एनी ऑफ द ग्राउंड जो कि स्पेसिफाइड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए हिंदू मैरिज, जब हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई शादी है तो उसी प्रोविजन के ऊपर डिजोल्व किया जा सकता है जो कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर मेंशन्ड है। कन्वर्जन करना टू द इस्लाम एंड मैरिंग करना अगेन वुड नॉट बाय इटसेल्फ डिजोल्व कर देगा इटसेल्फ द हिंदू मैरिज अंडर द एक्ट, एंड दस ए सेकंड मैरिज सोलेमनाइज आफ्टर द कन्वर्टिंग टू इस्लाम वुड बी एन ऑफेंस। तो ये जो है अगर आपने इस्लामिक जो है रिलीजन में कन्वर्जन ले लिया है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो हिंदू रिलीजन में रहते हुए जो आपने शादी की थी वो डिजोल्व हो जाएगी, ठीक है। और बल्कि ये जो एक ऑफेंस है अंडर 494 के तहत जो है इंडियन पिनल कोड 1860 के तहत ये है एक ऑफेंस है। तो इस ऑफेंस 494 से बचने के लिए बहुत से जो है हथकंडे अपनाए गए लोगों के द्वारा, तो उसी के ये केसेस जो है सामने आए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी अपने जो वर्डिक्ट में दिए। तो डेनियल लतीफी केस जो है 2001 में देखिएगा, मुस्लिम वुमेन एक्ट जो था जो 1986 में राजीव गांधी सरकार ने जो पास कर दिया था, जिसमें 125 जो था सीआरपीसी सेक्शन उसको क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था, किसके लिए, मुस्लिम वुमेन के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था, मुस्लिम वुमेन एक्ट जो था वह चैलेंज किया गया ऑन द ग्राउंड दैट द इट वोलेट करता है द राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 और 15। जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन, और ये जो है स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट है ना, एज वेल एज द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 के तहत इस सब इन सब को वॉयलेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वाइल होल्डिंग किया था लॉ, जो एक लॉ बनाया था मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन, मुस्लिम वुमेन का प्रोटेक्शन ऑन द डाइवोर्स एक्ट जो है, इसको क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड किया, वैलिड किया और हार्मोनाइज किया इट विद द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एंड हेल्ड किया दैट द जो भी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए वाइफ ड्यूरिंग द इद्दत, जो भी अमाउंट लिया जाएगा ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड में शुड बी लार्ज, इतना ज्यादा लार्ज इनफ होना चाहिए ताकि वो मेंटेन कर सके, हर ड्यूरिंग द इद्दत के टाइम पे मेंटेन कर सके, एज वेल एज प्रोवाइड करे हर फ्यूचर को भी, प्रोवाइड फॉर हर फ्यूचर। thus under the law of the land a divorced muslim woman is entitled हो गई to provisions of a maintenance for a lifetime or until she remarried। देखिए आर्गुमेंट जो दिए जा रहे हैं कि फेवर में यूसीसी अगर लागू होगा तो किस तरीके से जो है देश के लिए फायदा रहेगा, किस तरीके से सभी कम्युनिटी को फायदा रहेगा, ये आर्गुमेंट जो है। देखिए यूनिफॉर्मिटी इन केसेस, केसेस के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी इन द केसेस में इंडिया डज हैव यूनिफॉर्मिटी इन मोस्ट क्रिमिनल एंड सिविल मैटर के अंदर आ जाएगा, लाइक द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सीआरपीसी 1973, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर सभी के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। और ये जेंडर जस्टिस भी इसको बोला गया, इफ द यूसीसी इज एनेक्टेड किया जाता तो ऑल द पर्सनल लॉ विल सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो जाएंगे, इट विल डू अवे विद द जेंडर बायस, जो मतलब किसी एक धर्म में वुमेन्स के साथ अगर मतलब अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता है, किसी के दूसरे में ठीक ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये सभी एलिमिनेशन हो जाएंगे, तो जेंडर बायस है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जेंडर जस्टिस जो है मिलेगा। और सेकुलरिज्म क्या कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म, एक सेकुलर नेशन जो है लाइक इंडिया नीड करते हैं कॉमन लॉ होना चाहिए फॉर द ऑल सिटीजन रादर देन द डिफरेंशिएटेड रूल, अलग अलग रूल नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिस। शरीयत एक्ट क्या कहता है कि देयर इज ए नो यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म एप्लीकेबिलिटी नहीं है, जो कि शरीयत एक्ट 1937 की है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इट प्रोहिबिट करता है मैरिज को अमंगस्ट क्लोज रिलेटिव, देखिए ये मना करता है क्लोज रिलेटिव का, है ना, ये प्रोहिबिट करता है, जबकि ये जो है कंसीडर किया जाता है ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ माना जाता है ना साउथ इंडिया में। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की जो वाइव्स आर नॉट को पार्टनर्स, देखिए मतलब जो है एक को पार्टनर होता है, एक पर्सन जो होता है हु शेयर करता है इक्वली विद द अदर इन द इनहेरिटेंस ऑफ द अनडिवाइडेड स्टेट, तो वाइव्स को जो है को पार्टनर ट्रीट नहीं किया जाता है, नोर दे डू नॉट हैव इक्वल शेयर इन द इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इस फेवर जो ये फेवर दिए जा रहे हैं आर्गुमेंट जो है फेवर में, तो इन सब से ये कि भाई ये जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, जेंडर जस्टिस मिलेगा, तो ये सारे जो है इसके आर्गुमेंट है फेवर में यूसीसी के। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट क्या दिए जा रहे हैं यूसीसी के, तो ये देखिएगा जो प्लूरलिटी है इन ऑलरेडी जो कोडिफाइड सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, सो द कंसेप्ट वन नेशन वन लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू डाइवर्सिटी, ये कह रहे हैं कि भाई डाइवर्सिटी के ऊपर आप इंपोज नहीं कर सकते एक लॉ को, ठीक है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखा जाए, तो डाइवर्सिटी जो है बहुत ही सिग्निफिकेंट है कंट्री के लिए, ऐसा बताया जा रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि जो फ्रेमर थे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया, दे डिड नॉट इंटेंड टू टोटल यूनिफॉर्मिटी, वो पूरी तरीके से यूनिफॉर्मिटी की कंसेप्ट जो उन्होंने नहीं रखा, क्योंकि देखिए जो पर्सनल लॉज हैं उनको कहां पे प्लेस किया है, तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है इनको प्लेस किया पर्सनल लॉज को। और कस्टमरी लॉ क्या है कि भाई मैनी ट्राइबल ग्रुप जो है इन कंट्री में रिगार्डलेस ऑफ दियर रिलीजन, चाहे उनका कुछ भी रिलीजन हो, तो फॉलो करते हैं दियर ओन कस्टमरी लॉ, ठीक है। तो ट्राइबल ग्रुप क्या है, वो अपने ही उनके कस्टम्स होते हैं उन्हीं को जो है फॉलो करते हैं, तो ये भी जो आर्गुमेंट है अगेंस्ट में कि भाई अगर आप यूसीसी इंपोज कर दोगे तो उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और कम्युनल पॉलिटिक्स देखिएगा, कुछ एक मतलब किसी कम्युनिटी को जो है किसी कम्युनिटी के फेवर के लिए ये सब चीजें इंपोज करना, तो ये मतलब एक आर्गुमेंट जो है ये इसके अगेंस्ट में दिए जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल 25 को लेके भी ये क्या करेगा, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट करना एनी रिलीजन, तो ये कहाँ रहेगी फिर ये, तो ये सब जो है आर्गुमेंट है इन अगेंस्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड के। तो ये एक कंप्लीट एनालिसिस हमने कर लिया, अगर किसी की भी कुछ भी क्वेरी हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसके अलावा जो है ज्वाइन एचपीएससी ट्रेजरी ऑफिसर का जो कोर्स ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली मेल अगर आपको लिखना हो तो आप इसके ऊपर भी पर्सनली मेल कर सकते हैं, ये मेरी मेल आईडी रहेगी, ठीक है।
ये देखिए अनिल खत्री 06, आप इस पे भी मेल करके अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप जो है इस पे पुट ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने करंट अफेयर का जो टॉपिक था ये कंप्लीट किया, और थैंक यू दोस्तों।